नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप सीटेट इंग्लिश पेडागोजी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला देखने जा रहे हैं। सीटेट इंग्लिश पेडागोजी सीरीज की ये प्रमुख 15वीं वीडियो है। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। और अगर आप प्रीवियस ईयर प्राइमरी और अपर प्राइमरी सभी शिफ्टों के कंप्लीट पेपर सोल्यूशन को डिटेल में देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू कर लेते हैं। पहला प्रश्न आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। द इनपुट यानी कि रिसेप्टिव स्किल बोला जा रहा है। अ चाइल्ड हियर्स इन ईच लैंग्वेज में अफेक्ट वोकैबुलरी साइज अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल विच स्टेट्स दैट। यानी कि हमसे ये कहा जा रहा है कि रिसेप्टिव स्किल, देखिए दो प्रकार के स्किल होते हैं भाषा के। क्योंकि ये इंग्लिश का पेपर है तो इंग्लिश भी एक भाषा ही है, तो लैंग्वेज के यानी भाषा के 4 स्किल होते हैं: सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। इसमें से 2 रिसेप्टिव स्किल होता है, यानी कि आप अपनी मोबाइल में मेरे वॉइस, मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, तो मेरे द्वारा बोले जा रहे शब्दों को आप रिसीव कर रहे हैं। तो सुनना क्या होता है? सुनना रिसेप्टिव स्किल होता है। इसी प्रकार से मैंने यहाँ पर एक वर्ड लिखा नीरज, तो आप अपने स्क्रीन पर, मोबाइल के स्क्रीन पर इस समय नीरज वर्ड को पढ़ पा रहे हैं। यानी अपने स्क्रीन पर नीरज को पढ़ना, ये क्या कर रहे हैं? आप इस शब्द को रिसीव कर रहे हैं। तो पढ़ना और सुनना क्या होता है? वो रिसेप्टिव स्किल होता है। ठीक है, अब इस रिसेप्टिव स्किल के अंतर्गत हमसे ये बोला जा रहा है कि ये एक इनपुट की तरह काम करता है बच्चे को भाषा सीखने के संदर्भ में। और कहा क्या जा रहा है कि ए चाइल्ड हियर्स इन ईच लैंग्वेज, यानी प्रत्येक भाषा में बच्चा जो है वो एक इनपुट की तरह भाषाओं को सुनता है, और उसका जो वोकैबुलरी साइज है यानी कि शब्दावली कितनी ज़्यादा वो जानेगा, वो इस बात पर निर्भर करेगा कि वो कितने शब्दों को सुन रहा है। तो ये किस प्रिंसिपल पर डिपेंड कर रहा है, या फिर कौन सा प्रिंसिपल इसको सही तरीके से व्याख्या कर रहा है? चारों विकल्पों में ये हमसे बोला जा रहा है। ठीक है, चलिए देखिए, बच्चे रिसेप्टिव स्किल के माध्यम से, जब बच्चे का जन्म परिवार में पहली बार होता है तो वो पढ़ना नहीं जानता है। यानी रिसेप्टिव स्किल का मतलब प्राइमरी लेवल पर सिर्फ और सिर्फ हमें सुनने से मतलब होना चाहिए। क्यों? क्योंकि बच्चा जब परिवार में जन्म ले रहा है तो पढ़ना थोड़ी जान रहा है, वो केवल सुन रहा है ना। उसके आसपास के लोग या फिर माता पिता जो उनको वर्ड्स बोल रहे हैं उन्हीं को तो सुन करके नए नए शब्दों को जान रहा है, यानी वोकैबुलरी को जान रहा है, वोकैबुलरी साइज को बढ़ा रहा है, यानी कि नए नए शब्दावलियों को जान रहा है। तो रिसेप्टिव स्किल में सुनने, जितना ज़्यादा बच्चा नए नए शब्दों को सुनेगा उतना ही जो उसका वोकैबुलरी साइज होगा वो एक तरीके से बढ़ता है, नए नए शब्दों को जानेगा। यानी जितना ज़्यादा उसके साथ बोला जाएगा, क्योंकि रिसेप्टिव स्किल में सुनना ही केवल बच्चे के लिए अप्रोप्रिएट होगा। पैदा होते तो बच्चा पढ़ने नहीं लगेगा। इसी के अनुसार ऑप्शन नंबर 1 में बात की गई है, ध्यान से देखिएगा। चिल्ड्रन लर्न व्हाट दे हियर द मोस्ट, यानी कि बच्चे उस चीज़ को सीखते हैं जिसके बारे में वो ज़्यादा सुनते हैं, उसी चीज़ को सीखते हैं। जैसे कि जब बच्चे का जन्म परिवार में हुआ तो उसकी मदर टंग में, मान लीजिए मदर टंग हिंदी है, तो हिंदी में जिन शब्दों का बार बार वो सुनेगा उन्हीं शब्दों को वो सीख जाता है बोलना। अब मान लीजिए कि वो चाइनीज भाषा को नहीं सुन रहा है, तो जब सुन नहीं रहा है तो वो उसको सीखेगा भी नहीं। यानी कि कोई भी भाषा के शब्दावली यानी वोकैबुलरी को बच्चा तभी सीखता है जब वो ज़्यादा से ज़्यादा उसको सुनता है। और सुनना क्या है? रिसेप्टिव स्किल है। ऑप्शन नंबर 1 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। बाकी के विकल्पों पर एक बार चर्चा कर लेते हैं। चौथे विकल्प से शुरुआत करते हैं। कहा जा रहा है चिल्ड्रन लर्न्स बेस्ट इन मीनिंगफुल कॉन्टेक्स्ट। ये बात बिल्कुल पॉजिटिव है, लेकिन प्रश्न के हिसाब से हमको रिसेप्टिव स्किल के हिसाब से उत्तर देना था, तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा। ये कह रहा था कि बच्चे जो हैं वो मीनिंगफुल कॉन्टेक्स्ट यानी कि अर्थपूर्ण संदर्भ में सीखते हैं, तो ये बात तो पॉजिटिव है। लेकिन हमसे ये कंडीशन दे दिया गया है कि बच्चे रिसेप्टिव स्किल के माध्यम से वोकैबुलरी साइज उनका बढ़ता है। ये किस प्रिंसिपल पर आधारित है? तो ये इस पर आधारित नहीं है, ये सुनने पर आधारित था। ठीक है, तो ये गलत हो गया। तीसरा देखिए, चिल्ड्रन लर्न मोर फ्रॉम इंटरैक्टिव एक्टिविटीज देन पैसिव एक्टिविटीज। ये कहा जा रहा है इंटरैक्टिव एक्टिविटी क्या हो गया? यानी अंतःक्रिया, यानी बातचीत करने की बात की जा रही है। इंटरेक्शन किस तरीके से करेंगे? या तो बोल करके या तो लिख करके करेंगे। तो कहा जा रहा है कि बोलना और लिखने के माध्यम से अच्छे तरीके से भाषा को बच्चा सीख सकता है पैसिव एक्टिविटी के तुलना में। पैसिव एक्टिविटी क्या होता है? सुनना और पढ़ना जो होता है वो पैसिव एक्टिविटी है। तो देखिए, प्रश्न में हमसे बोल दिया गया है, कंडीशन दे दिया गया कि रिसेप्टिव स्किल के अनुसार हमें उत्तर देना है। तो रिसेप्टिव स्किल इंटरेक्शन एक्टिविटी के अंतर्गत नहीं देखा जाएगा। इंटरैक्टिव कहने का मतलब कि बच्चा खुद सक्रिय है बोलने में और लिखने में, बोलने और लिखने में। तो यहां बोलने और लिखने की बात ही नहीं हो रही है, विकल्प गलत हो गया। दूसरा देखिए, चिल्ड्रन लर्न फ्रॉम देयर इंटरेस्ट, यानी बच्चे अपने रुचि से सीखते हैं। तो ये भी इसका सिद्धांत नहीं है, क्योंकि हमसे ये बोला गया है कि बच्चे रिसेप्टिव स्किल के माध्यम से ज़्यादा वोकैबुलरी साइज को बढ़ा पाते हैं, यानी ज़्यादा शब्दावलियों को सीख पाते हैं। ये किससे हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि बच्चे जितना ज़्यादा शब्दों को सुनेंगे उतना ही ज़्यादा उनका वोकैबुलरी साइज बढ़ेगा। यानी चिल्ड्रन लर्न व्हाट दे हियर द मोस्ट, यानी जिन शब्दों को ज़्यादा सुनते हैं उसी के बारे में सीखते हैं। विकल्प नंबर 1 यहाँ पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा।
अगला प्रश्न पूछा गया था, विच अप्रोच मेक्स यूज ऑफ केयरफुल्ली सेलेक्टेड एंड ग्रेडेड आइटम्स, यानी कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा एक अप्रोच है जो कि केयरफुली सेलेक्ट करने की बात करता है, यानी चयन करने की बात करता है शब्दों को। ध्यान से समझिएगा, अगर मैं आपको इंग्लिश का स्ट्रक्चर बताऊं तो सिंपल सेंटेंस का क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अगर मैं आपसे बोलूं कि मैं आपको सीटेट की तैयारी करा रहा हूं या फिर मैं आपको सीटेट के लिए पढ़ा रहा हूं, तो क्या लिख सकता हूं मैं, सब्जेक्ट यहां पर क्या हो जाएगा, मैं हूं, तो यानी आई हो गया, और पढ़ा रहा हूं यानी कि प्रोसेस अभी कंटिन्यू में है, यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आई सब्जेक्ट के अनुसार क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब एम लग जाएगा, तो आई एम, और पढ़ाने का क्या होता है, टीच होता है, तो टीच का आईएनजी फॉर्म लगेगा, क्योंकि जो कॉन्टिन्यूअस होता है उसमें आईएनजी फॉर्म लगता है, यानी क्या हो जाएगा, आई एम टीचिंग, और उसके बाद से यू, आई एम टीचिंग यू फॉर सीटेट, मैं आपको सीटेट के लिए पढ़ा रहा हूं, ये हो गया, ठीक है। तो यहां पर देख लीजिए, अब यहां पर अगर मैं ये चाहूं कि आई एम के बाद सीटेट आप नहीं लगा सकते, क्यों नहीं लगा सकते, कि क्योंकि यहां पर एक स्ट्रक्चर फिक्स है कि इसी स्ट्रक्चर के माध्यम से आपको शब्दों का चयन करना होगा, यानी कि शब्दों का चयन हम कैसे करेंगे, सेलेक्ट कैसे करेंगे, केयरफुली ध्यानपूर्वक कैसे शब्दों का सेलेक्ट करेंगे, ये कौन बताता है, ये हमें स्ट्रक्चरल अप्रोच बताता है, यानी कि उस भाषा का जो स्ट्रक्चर होता है कि किस हिसाब से किस शब्द के बाद क्या आएगा, वो हमें स्ट्रक्चरल अप्रोच बताता है, और यही केयरफुली सेलेक्ट करने की बात करता है। विकल्प नंबर 3 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, रेफरिंग टू द लेवल ऑफ कंसिस्टेंसी ऑफ एन असेसमेंट टूल एंड द डिग्री टू विच द सेम रिजल्ट्स आर ऑब्टेन्ड व्हेन द असेसमेंट टूल इज यूज्ड रिपीटेडली विथ द सेम इंडिविजुअल और ग्रुप इज कॉल्ड, यानी कि क्या कहा जा रहा है, देखिए ध्यान से समझिएगा, एक असेसमेंट यानी एक मूल्यांकन को जब कई बार रिपीट किया गया उसी इंडिविजुअल यानी उसी अध्यापक के द्वारा या फिर एक ग्रुप के द्वारा, तो सेम रिजल्ट यहां पर प्राप्त होता है, तो ये उस परीक्षा की कौन सी प्रॉपर्टी मानी जाएगी, तो वो उस परीक्षा की रिलायबिलिटी प्रॉपर्टी मानी जाती है, यानी परीक्षा रिलायबल है ये कहा जाता है। विकल्प नंबर 1 बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, ध्यान से समझ लीजिए, जैसे कि बीए में क्या होता है, आपको निबंधात्मक प्रश्न दिए जाते हैं कि आपको 500 600 शब्दों में अपने उत्तर को लिखना है, तो वहां पर प्रत्येक इंडिविजुअल यानी जो आपकी कॉपी चेक कर रहा है वो क्या उस उत्तर में ढूंढ रहा है, उसके हिसाब से आपकी मार्किंग जो होती है वो एक तरीके से अलग अलग हो सकती है। जैसे आप ही की कॉपी अगर 10 टीचर से आप चेक कराएंगे तो 10 के द्वारा अलग अलग नंबर आपको दिए जाएंगे, क्योंकि प्रत्येक इंडिविजुअल टीचर अपने हिसाब से उसकी मार्किंग करता है कि उसमें क्या चीज वो ढूंढ रहा है, उसके हिसाब से अगर उसको वो चीज मिल गया तो उसमें नंबर दे देगा, और अगर नहीं मिल रहा है तो वो नंबर नहीं देगा, यानी प्रत्येक इंडिविजुअल टीचर का अलग अलग एक तरीके से उसमें असेसमेंट कर सकता है। लेकिन अगर मैं आपसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न बोलूं और पूछूं कि भारत की राजधानी क्या है, भारतवर्ष की राजधानी क्या है, और ऑप्शन में 4 विकल्प मैंने दिया है, लखनऊ, मुंबई, नई दिल्ली और उड़ीसा, यहां पर मैंने 4 विकल्प दे दिया। अब जिस विकल्प अगर किसी एक बच्चे ने नई दिल्ली लगाया है तो दुनिया का कोई भी टीचर इस प्रश्न का जांच करेगा तो सभी टीचर के द्वारा उस प्रश्न के जितने नंबर डिसाइड होंगे उतना कंफर्म एप्रोप्रिएट टोटल नंबर दिया ही जाएगा, क्योंकि इसका एक ही उत्तर संभव है। और यहां पर टीचर का उसमें क्या ढूंढ रहा है या फिर क्या नहीं ढूंढ रहा है या फिर टीचर इंडिविजुअल डिफरेंसेस का इसमें कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये प्रश्न रिलायबल माना जाएगा, क्योंकि दुनिया का कोई भी टीचर इसकी जांच करेगा तो कहीं ना कहीं ये प्रश्न के उत्तर एक ही होने की संभावना है, इस वजह से इसे रिलायबल बोला जाता है। यही प्रश्न में हमसे बोला गया है कि एक इंडिविजुअल के द्वारा बार बार रिपीटेडली उसका आकलन किया जा रहा है और या फिर किसी ग्रुप के द्वारा बार बार आकलन किया जा रहा है, तो सेम रिजल्ट मिलना यानी कि सेम रिजल्ट बार बार मिल रहा है, यानी कि एक ही नंबर अभ्यर्थी का बार बार आ रहा है, तो इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे कि वो परीक्षा रिलायबल है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल एप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, रेमेडियल टीचिंग को हिंदी में उपचारात्मक शिक्षण बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए उपचारात्मक शिक्षण क्या होता है, सबसे पहले किसी कॉन्सेप्ट या फिर किसी चैप्टर को पढ़ाने के बाद से बच्चे को उस कॉन्सेप्ट या फिर उस चैप्टर में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, ये जानने के लिए बच्चे का डायग्नोस्टिक टेस्ट करते हैं, जिसे हिंदी में निदानात्मक परीक्षण कहते हैं। पहले निदानात्मक परीक्षा किया जाता है जिसके माध्यम से बच्चे को आ रही समस्या के बारे में पता चल जाता है टीचर को। अब उस समस्या को दूर करने के लिए बच्चे को कॉन्सेप्ट को फिर से पढ़ाना पड़ता है जहां पर बच्चे को समस्या आ रही थी। इसी कॉन्सेप्ट को पढ़ाने को हम लोग रेमेडियल टीचिंग कहते हैं, यानी उपचारात्मक शिक्षण। तो उपचारात्मक शिक्षण किसके बाद दिया जाता है, ये आपका डायग्नोस्टिक टेस्ट यानी निदानात्मक परीक्षण के बाद होता है, ठीक है। चलिए पहले विकल्प से शुरुआत करते हैं। कहा जा रहा है गिवन आफ्टर माइक्रो टीचिंग, विकल्प गलत हो गया। गिवन आफ्टर स्कोरिंग हाई इन द टेस्ट, यानी कहा जा रहा है कि जब बच्चा कक्षा में एक तरीके से
उच्च स्कोर प्राप्त करता है उसके बाद रेमेडियल टीचिंग देने की आवश्यकता है। तो ये तो गलत हो गया ना, जब बच्चा अच्छा नंबर पा रहा है यानी कॉन्सेप्ट समझ चुका है तो रेमेडियल टीचिंग थोड़ी दिया जाएगा। रेमेडियल टीचिंग तो इसलिए दिया जा रहा है ना कि बच्चे को कोई समस्या थी कॉन्सेप्ट में। तीसरा देखिए गिवन आफ्टर कॉम्पिटिटिव टेस्ट, यानी कॉम्पिटिटिव टेस्ट के बाद से रेमेडियल टीचिंग दिया जाता है, विकल्प गलत हो गया। एक ही विकल्प बच्चा ऑप्शन नंबर 4 देखिए गिवन आफ्टर डायग्नोस्टिक टेस्ट, यानी कि रेमेडियल टीचिंग डायग्नोस्टिक टेस्ट के बाद ही दिया जाता है। विकल्प नंबर 4 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था द टीचर डिवाइड्स द क्लास इनटू ग्रुप ऑफ 5, यानी कि एक शिक्षक जो है वो कक्षा के बच्चों को 5 के ग्रुप में बांट देते हैं एंड गिव सम हैंडआउट्स ऑफ रिपोर्ट, और उनको रिपोर्ट का एक हैंडआउट्स यानी कि एक लेख देते हैं। एंड आस्क देम टू मेक नोट्स एंड अ ब्रीफ समरी ऑफ इट, और उनसे कहते हैं कि इसका एक नोट्स तैयार करिए और ब्रीफ समरी यानी कि संक्षिप्त में इसका सारांश तैयार करिए। व्हाट इज द अटेम्प्टिंग टू प्रमोट, यानी कि शिक्षक के द्वारा किसको प्रमोट करने की कोशिश की जा रही है। ध्यान से समझिएगा, यहां पर भाषा के दो कौशल होते हैं। एक तो वो कौशल जब बच्चा अनौपचारिक तरीके से अपने दोस्तों के बीच या फिर अपने परिवार के सदस्यों के बीच समाज में बातचीत करने के लिए जिस भाषा का प्रयोग करता है वो भी भाषा को यूज करने का एक कौशल है, और जब बच्चा लिख रहा होता है उस समय भी भाषा को लिखने का एक कौशल है। दोनों भाषा में अंतर है। जब हम लोग अपने दोस्तों से या फिर अपने घर में माता पिता से या फिर परिवार के सदस्यों से बातचीत कर रहे हैं तो वो जो भाषा होता है वो अनौपचारिक भाषा होता है, जिसमें कुछ ऐसे शब्दों का भी प्रयोग कर लेते हैं। जैसे दोस्तों से जब हम लोग बातचीत करते हैं तो कुछ ऐसे उटपटांग शब्दों का भी प्रयोग कर लेते हैं, लेकिन जब हम लोग लिखने लगते हैं तब उन शब्दों का प्रयोग हम लोग नहीं कर सकते, क्योंकि लिखने में जो भाषा का प्रयोग किया जाता है वो एक तरीके से औपचारिक भाषा होता है, और जब हम लोग दोस्तों से बातचीत करते हैं तो वो अनौपचारिक भाषा है। तो ऐसे भाषा को यूज करने का कौशल जो अनौपचारिक हो, यानी दोस्तों के बीच बातचीत हो या फिर एक तरीके से अपने परिवार के सदस्यों से संबंधित बात हो, तो उसके बीच जो भाषा को यूज करने का कौशल होता है उसे हम लोग BICS बोलते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल, यानी कि इंटरपर्सनल का मतलब क्या हो गया, जब हम लोग एक दूसरे से इंटरेक्शन कर रहे हैं यानी परस्पर एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं तो बातचीत में जो भाषा यूज किया जाता है वो अनौपचारिक होता है। लेकिन जब हम लोग लिखने की बात करते हैं तो उसमें जो भाषा यूज किया जाएगा, अब लिखने में तो हम अनौपचारिक शब्दों का प्रयोग करेंगे नहीं, वहां तो औपचारिक शब्द का ही प्रयोग किया जाएगा। प्रश्न में देखिए क्या कहा जा रहा है, एक नोट बनाने की बात की जा रही है, यानी बच्चे नोट बना रहे हैं, यानी नोट कैसे बनाएंगे, औपचारिक भाषा में ही बनाएंगे। तो औपचारिक भाषा को यूज करने का जो कौशल होता है उसे बोलते हैं CALP, जिसका फुल फॉर्म होता है कॉग्निटिवली एडवांस्ड लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। कॉग्निटिवली का मतलब क्या होता है कि संज्ञानात्मक तौर पर एडवांस यानी कि उच्च भाषा दक्षता, यानी कि संज्ञानात्मक तौर पर उच्च भाषा को यूज करने की दक्षता को ही CLP बोलते हैं। और संज्ञानात्मक तौर पर उच्च भाषा का प्रयोग हम लोग लिखने में प्रयोग करते हैं। यहां पर जो रिपोर्ट तैयार करने की बात की जा रही है, नोट तैयार करने की बात की जा रही है, वो औपचारिक भाषा में होगा, और औपचारिक भाषा को यूज करने का जो कौशल होता है उसे CALP बोलते हैं। विकल्प नंबर 2 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट है। ऑप्शन नंबर 1 अनौपचारिक भाषा की बात करता है, ऑप्शन नंबर 1 गलत हो गया, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था एरर्स आर लर्निंग एरियाज एंड फीडबैक फॉर, यानी कि बच्चों के द्वारा की जा रही त्रुटियां किसके लिए लर्निंग एरिया होता है और किसके लिए फीडबैक का काम करता है। देखिए ये दोनों के लिए फीडबैक का काम करेगा, लर्नर्स के लिए भी और टीचर्स के लिए भी। लर्नर्स के लिए कैसे, ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए एक कॉन्सेप्ट बच्चों को मैं कक्षा में पढ़ा रहा हूं, एक कॉन्सेप्ट बच्चों को मैं मान लीजिए मैं आप ही को कक्षा में ये कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूं, इंग्लिश का पेपर सॉल्व करा रहा हूं। तो इसमें क्या होता है कि आज एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया, वो अभी आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया, लेकिन कल जब मैं आपको उस पर आधारित कोई प्रश्न दिखा रहा हूं और जिसे आप सॉल्व नहीं कर पा रहे, तो आपको तो ये फीडबैक मिल चुका था आज कि मैं ये कॉन्सेप्ट को समझ चुका हूं, लेकिन जब मैं कल पढ़ा रहा हूं और मान लीजिए आप प्रश्न को नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं, यानी ये कहीं ना कहीं आपको भी फीडबैक मिलेगा कि एज ए शिक्षार्थी मैं इस कॉन्सेप्ट को कल समझ पाया था लेकिन आज प्रश्न सॉल्व नहीं कर पा रहा हूं, यानी कि मैं कॉन्सेप्ट सही तरीके से नहीं समझा था। यानी ये शिक्षार्थी यानी आपको लर्नर्स को भी कहीं ना कहीं फीडबैक देने का काम करता है। तो ये विकल्प ऑप्शन नंबर 1 यहां पर सही हो गया। दूसरा देखिए टीचर्स को कैसे, मान लीजिए कक्षा में 50 बच्चे हैं, मान लीजिए कक्षा में 50 बच्चे हैं, या फिर आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मान लीजिए 1000 लोगों ने इस वीडियो को देखा, 1000 लोगों में से 500 लोगों को अगर मेरे द्वारा बताए गए कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आते हैं, यानी कि जो मैं विधि अपना रहा हूं पढ़ाने की वो विधि गलत है, तभी तो मेजॉरिटी ऑफ कैंडिडेट को मेरा अप्रोच समझ में नहीं आ रहा है, यानी मुझे अपने अंदर सुधार करने की जरूरत पड़ेगी एज ए टीचर। यानी कि ये किसे फीडबैक मिला, ये टीचर को फीडबैक मिला, मुझे फीडबैक मिल रहा है, यानी कि ये शिक्षार्थी और टीचर दोनों के फीडबैक के लिए काम करता है, बच्चों के द्वारा की गई गलतियां। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 में देखिए A और B इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा।
अगला प्रश्न पूछा गया था काइनेस्थेटिक एक्टिविटी रेफर्स टू। काइनेस्थेटिक का मतलब क्या होता है कि जो मूवमेंट से जुड़ा हो, मूवमेंट यानी कि कुछ ना कुछ गति करने की बात की जा रही हो। देखिए यहां पर आप थोड़ा सा इस तरीके से भी हिंट ले सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी आप लोग पढ़ते होंगे, यानी गति जुड़ जाए, यानी कुछ ना कुछ गतिज होगा। ठीक है, ये काइनेटिक नहीं है, काइनेस्थेटिक है, कंफ्यूज मत होइएगा, मैं सिर्फ आपको कोरिलेट करने के लिए बता रहा हूं। काइनेटिक का मतलब क्या होता है, गतिज, यानी जो गति करने वाला। अब चारों विकल्पों में आप देखिए किसमें गति हो रहा है, एक ही विकल्प है ही, बॉडीली मूवमेंट एक्टिविटीज, यही केवल गति करने की बात कर रहा है। विकल्प नंबर 1 यहां पर बिल्कुल माफ करिएगा, विकल्प नंबर 2 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था अ लर्नर और क्लास 4 इज एबल टू रीड एंड टेक्स्ट एंड डू द टास्क बेस्ड ऑन इट विथ द सपोर्ट ऑफ हर मदर, विद द सपोर्ट ऑफ हर मदर एज पर वाइगोत्स्की हर मदर इज डैश हर इन द टास्क। ध्यान से समझिएगा, कहा जा रहा है कि एक चौथी कक्षा का शिक्षार्थी है जो कि अपनी मदर, अपनी मम्मी की हेल्प की वजह से, अपने मम्मी के सपोर्ट की वजह से वो टास्क कर ले रहा है और लेख को पढ़ भी ले रहा है और इसको एक तरीके से टेक्स्ट को पढ़ ले रहा है, उस सेंस में कहा गया है अपनी मम्मी की हेल्प से। ठीक है, अब कहा जा रहा है कि वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार उसकी मम्मी जो है वो क्या कर रही हैं, उस टास्क में उसके लिए क्या कर रही है, यानी कि उनकी मदर के द्वारा जो सपोर्ट दिया जा रहा है वो क्या कहा जाएगा। तो वाइगोत्स्की के अनुसार प्रश्न पूछा गया है, ले वाइगोत्स्की के अनुसार इन चारों टर्म में से कौन सा एप्रोप्रिएट हो सकता है। देखिए ले वाइगोत्स्की ने एक टर्म बताया था स्कैफोल्डिंग, बाकी के जो 3 टर्म है, कोचिंग की बात, ट्यूटोरियंग की बात और ट्रेनिंग की बात, ये ले वाइगोत्स्की ने नहीं किया है। ले वाइगोत्स्की ने स्कैफोल्डिंग की बात किया है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। स्कैफोल्डिंग को हिंदी में पाड़ या फिर ढांचा निर्माण कहते हैं, यानी कि बच्चे के लिए शुरुआती मदद जो दी जाती है उसे ये हम लोग स्कैफोल्डिंग कहते हैं। जैसे एक उदाहरण समझिए, मान लीजिए जब आप पहली बार साइकिल चलाना सीखे होंगे या फिर पहली बार बाइक चलाना सीखे होंगे, तो जब आप साइकिल चलाना सीख रहे थे उस समय पीछे से कोई आपको पकड़ करके, कैरियर पकड़ करके सपोर्ट दे रहा होगा ताकि आप गिरे नहीं। लेकिन एक बार जब आपने साइकिल चलाना सीख लिया तो क्या जिंदगी भर आपको पीछे से कोई सपोर्ट देता है? नहीं देता है। यानी कि जो शुरुआती मदद मिलती है, जैसे साइकिल चलाते समय शुरुआती मदद जो मिली उसी को हम लोग स्कैफोल्डिंग बोलते हैं, यानी ढांचा निर्माण पाड़ बोलते हैं। और यही ले वाइगोत्स्की का टर्म है। ऑप्शन नंबर 1 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा, क्योंकि उसकी मदर के द्वारा सपोर्ट दिया जा रहा था। ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया था द लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी ऑफ ए चाइल्ड कैन बी डेवलप्ड वेल बाई, यानी कि एक बच्चे का जो भाषा की दक्षता है, प्रोफिशिएंसी यानी कि दक्षता जो है वो किस प्रकार से विकसित किया जा सकता है। तो किसी भी भाषा में दक्ष होने के लिए ज़्यादा जरूरी ये है कि बच्चे उस भाषा को ज़्यादा से ज़्यादा बोलने में यूज करें। जैसे कि आप हिंदी या फिर मान लीजिए अंग्रेजी की बात कर लें, अंग्रेजी आप केवल ग्रामर पढ़ रहे हैं लेकिन आप उसका इंटरेक्शन में यूज नहीं कर रहे हैं, इंग्लिश को आप बातचीत में यूज नहीं कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा झिझक महसूस होगा उस भाषा को बोलने के संदर्भ में। देखिए किसी भी भाषा को सीखने का जो उच्चतम उद्देश्य होता है वो ये होता है कि हम लोग उस भाषा में कम्युनिकेट कर पाएँ, इंटरेक्शन कर पाएँ, बातचीत कर पाएँ। अब इंग्लिश का ग्रामर आपने खूब पढ़ा है, इंग्लिश आप लिख भी लेते हैं, कोई इंग्लिश बोल रहा है तो समझ भी लेते हैं, लेकिन इंटरेक्शन नहीं कर पाते। यानी कि हम उस भाषा में दक्ष नहीं माने जा सकते जब तक हम उस लैंग्वेज का यूज करके बातचीत ना कर पाएँ। ठीक है, यानी प्रोफिशिएंट नहीं माने जाएंगे। तो प्रोफिशिएंट होने के लिए कैसे प्रोफिशिएंसी उसमें डेवलप की जा सकती है? तो देखिए बच्चे को जितना इंटरेक्शन का मौका मिलेगा उसी के माध्यम से उसमें प्रोफिशिएंसी को डेवलप किया जा सकता है। चौथे विकल्प से शुरुआत कर लेते हैं। कहा जा रहा है कि क्रैमिंग ग्रामर रूल्स, यानी कि व्याकरण के नियमों को सिखाने की बात की जा रही है। तो ये विकल्प निगेटिव हो गया ना, क्योंकि ऐसे देखिए आप व्याकरण में बहुत अच्छे हैं, लिख भी लेते हैं, किसी के द्वारा बोली जा रहे भाषा को सुन करके समझ भी जाते हैं अंग्रेजी में, लेकिन आप खुद नहीं बोल पा रहे हैं तो आप लैंग्वेज में प्रोफिशिएंट नहीं माने जाएंगे। यानी कि ग्रामर का रूल इंपॉर्टेंट नहीं है, बच्चे का उस भाषा में इंटरेक्शन करना इंपॉर्टेंट है। विकल्प गलत हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए इनहेंसिंग वोकैबुलरी, यानी कि शब्दावली बढ़ाने की बात की जा रही है। तो मैं मान लीजिए कि इंग्लिश लैंग्वेज के बहुत सारे शब्दों को जानता हूं, पूरी डिक्शनरी मैंने रट रखा है, लेकिन अगर मैं कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा हूं तो क्या कोई फायदा है उस शब्दावलियों का? नहीं फायदा है। विकल्प निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। पहला देखिए रेगुलरली प्रैक्टिसिंग डिक्टेशन, डिक्टेशन का मतलब कि श्रुत लेख की बात की जा रही है, यानी सुन करके लिखने की बात की जा रही है। तो यह भी विकल्प निगेटिव है क्योंकि इंटरेक्शन की बात ही नहीं कर रहा है। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 2 देखिए पार्टिसिपेटिंग इन टास्क बेस्ड एक्टिविटी। टास्क बेस्ड यानी कि कोई एक गतिविधि में कर रहा हूं, उस दौरान मैं उस लैंग्वेज का, टारगेट लैंग्वेज का जो मेरा सीखने का उद्देश्य है उसी लैंग्वेज में इंटरेक्शन कर रहा हूं, यानी कि कहीं ना कहीं बातचीत कर रहा हूं। तो यह विकल्प सबसे ज्यादा एप्रोप्रिएट है। क्यों एप्रोप्रिएट है? क्योंकि टारगेट लैंग्वेज में मुझे इंटरेक्शन करने का मौका मिल रहा है। विकल्प नंबर 2 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था बॉडी लैंग्वेज, जेस्चर्स
एंड आई गेज आर द एग्जाम्पल ऑफ बॉडी लैंग्वेज, यानी कि हमारे शरीर के माध्यम से, विभिन्न हाव भाव के माध्यम से, बॉडी के विभिन्न, शरीर के विभिन्न अंगों के माध्यम से जो हम लोग इंटरेक्शन करने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा जेस्चर्स, यानी कि हमारे चेहरे के एक्सप्रेशंस, भाव भंगिमा के माध्यम से। और आई गेज का मतलब कि आई कांटेक्ट, यानी कि किसी से हम दृष्टिपात करते हैं, यानी लगातार उससे आंख से आंख मिलाए हुए हैं, यानी कि एक तरीके से आई कांटेक्ट आप समझ लीजिए। आर द एग्जाम्पल ऑफ, ये किसके एग्जाम्पल हैं? तो ये सभी बिना बोले कम्युनिकेशन करने के एग्जाम्पल हैं। जैसे कि देख लीजिए, मान लीजिए मैं कक्षा में हूँ, लाइव समझिए, मैं कक्षा में हूँ और अपने भावों को ऊपर की तरफ उठा रहा हूँ या फिर सिकोड़ रहा हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि मैं किसी बच्चे पर गुस्सा हूँ, अपने भाव भंगिमा का मैं इस्तेमाल करके उस बच्चे को ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं तुम्हारे गतिविधियों से संतुष्ट नहीं हूं या फिर मैं तुमसे गुस्सा हूं, तुमने होमवर्क करके नहीं आया है। अगर मैं किसी से लगातार आई कांटेक्ट कर रहा हूं, यानी कि कुछ ना कुछ उसको बताने की कोशिश कर रहा हूं। अगर मैं बॉडी लैंग्वेज के माध्यम से अपने शरीर के विभिन्न अंगों का प्रयोग करते हुए कुछ बात कर रहा हूं, जैसे कि बच्चे को जब प्राइमरी में कविता पढ़ाया जाता है, जैसे एक मोटा हाथी झूम के चला मकड़ी की जाल में जाके वो फंसा, तो जब मैं अपने इस कविता को बोलूंगा तो अपने बॉडी लैंग्वेज का भी इस्तेमाल करूंगा। जैसे कि एक मोटा हाथी, जब मैं मोटा शब्द बोलूंगा तो अपने दोनों हाथों को फैला करके मोटापे का इशारा करूंगा। और जब मैं हाथी वर्ड यूज कर रहा हूं तो अपने हाथ के केहूनी को नाक से सटाते हुए सूंड बनाने का इशारा कर रहा हूं। यही बॉडी लैंग्वेज है, यानी जो कुछ भी मैं बोल रहा हूं उसको अपने बॉडी के माध्यम से कम्युनिकेट करने की कोशिश करना। यह सब किसका उदाहरण है? यह सब उदाहरण है कि बिना बोले हम दूसरे से इंटरेक्शन कर रहे हैं, बिना बोले, यानी कि नॉन वर्बल, और इंटरेक्शन करना यानी कम्युनिकेशन। ऑप्शन नंबर 2 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। दोस्तों, सीटेट इंग्लिश पेडागोजी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की यह श्रृंखला आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लाने के संदर्भ में। अगर आप सीटेट अपर प्राइमरी और प्राइमरी प्रीवियस ईयर सभी शिफ्टों के कंप्लीट पेपर सोल्यूशन को डिटेल में देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, सीटेट, यूपी टेट और सुपर टेट की बेहतरीन तरीके से तैयारी करने के संदर्भ में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।